मान बलवर मैं आपके लिए अर्बन ड्रैगन रिवील्ड का एक और न्यू एपिसोड लेकर आ चुका हूँ। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मैं आपके लिए ऐसे और मान बस लेकर आ सकूँ। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा तो क्यों के हान को अपना बॉयफ्रेंड कहने की वजह से सभी हैरान हो गए। इस एपिसोड की स्टार्ट में हम सुक्यू की मॉम को देखते हैं जो उसे कहती है सुक्यू ये क्या हो रहा है और ये डिलीवरी वाला कौन। उसकी ये आवाज सुनकर पहले तो सुक्यू चुप रहती है, फिर वो अगले ही पल स्माइल करते हुए उसे कहती है माँ मैं तो मजाक कर रही थी, मेरा एंकल मुड़ गया था और इस आदमी ने मेरी मदद की। ये सुनकर उसकी मॉम थोड़ा शांत होते हुए उसे कहती है क्या तुम ये कह रही हो कि ये बस एक जोक था, तुमने तो मुझे मौत के घाट उतार दिया था। तुम्हें पता है ना तुम किन परिवार में शादी करने वाली, तुम कोई भी गलती नहीं कर सकती। उसके ऐसा कहते ही हान उसे कहता है अच्छा तो मुझे ये बताओ फूड डिलीवरी करने का काम करने में क्या गलत बात। हान की ये आवाज सुनकर सुक्यू की मॉम को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसे चिल्लाते हुए कहती है तो क्या हुआ, मैंने ऐसा कहा, तुम कुछ लो क्लास के लोग ही हो जो अपनी औकात से बाहर जा डेटिंग करने की कोशिश कर रहे हो। तुम बस अपने देखते रहो, तुम सुक्यू जैसी लड़की को कभी भी हासिल नहीं कर पाओ। ये सुनकर हान को गुस्सा आ जाता है। वो उसे घूरते हुए कहता है क्या कहा तुमने, तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई। तभी सुक्यू उसे कहती है वांग हान तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। ये सुनकर हान चुपचाप वहाँ से जाने लगता। सुक्यू की मॉम हैरानी से उसे ही देख रही होती। जुईफू उसे शक्की भरी निगाहों से देखकर कहती इसका सुईक्यू से क्या रिलेशन है। सुईक्यू की मॉम अपने नाक को पकड़ते हुए जुईफू से कहती है जुईफू उसे आराम करने के लिए उसके कमरे में वापस जाने के लिए मदद करो और किसी से उस फर्श को साफ करवाओ जहाँ वो बदबूदार डिलीवरी वाला खड़ा था। अरे नहीं वो कितना गंदा था। उसके बाद हम जुईक्यू को देखते हैं जो सुक्यू को बेड पर बिठाते हुए उसे कहती है प्रीति उस आदमी के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है, क्या वो सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। उसकी ये बात सुनकर सुक्यू उसे कहती है तुम गलत समझ रही हो, हमारे बीच कुछ भी नहीं है। जुईफू उसे चिल्लाते हुए कहती है मुझसे झूठ मत बोलो, जिस तरह से तुमने उसे देखा उससे ऐसा नहीं लगता कि तुम दोनों में कुछ भी नहीं है। तुम अपनी मॉम को तो बेवकूफ बना सकती हो लेकिन मेरे सामने ऐसा नाटक मत करो। ये सुनकर सुक्यू पहले तो चुप रहती है, फिर वो अपने पेट पर हाथ रखते हुए उसे कहती है मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर जुईफू बहुत हैरान हो जाती है। फिर वो हड़बड़ाते हुए उसे कहती है क्या तुम प्रेग्नेंट हो और क्या ये बच्चा उस डिलीवरी बॉय का है, तुम सीरियस हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, वो भी एक डिलीवरी बॉय के साथ। क्योंकि उस अपने सिर को झुकाते हुए उसे कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मैं 1 महीने पहले किसी इवेंट में गई थी, ऐसे भी उस दिन मैंने जरूरत से ज्यादा पी ली थी जिसकी वजह से ये सब हुआ, ये तो मेरी किस्मत है। जुईफू उसकी ये बात सुनकर उसे कहती है अच्छा तो ये सब ऐसा है तो अब तुम क्या करोगी, तुम इसे हमेशा के लिए नहीं छुपा सकते और किन परिवार का क्या होगा। ये सुनकर सुक्यू कहती है मुझे नहीं पता पर मैंने इस बच्चे को रखने का डिसीजन लिया है। जुईफू उसकी ये बात सुनकर घबरा जाती है। वो उसे चिल्लाते हुए कहती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। और उस डिलीवरी बॉय का क्या, वो इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। ये सुनकर सुक्यू उसे कहती है मैंने इसके बारे में उसे आज कई बार पूछा और उसने कहा कि वो बच्चे की पूरी तरह से जिम्मेवारी। ये सुनकर जुईफू उसे कहती है रहने भी दो, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम सू परिवार की बेटी हो, वो तो बस एक डिलीवरी वाला है, उसके पास कुछ भी नहीं है और वो तुम्हारे लायक नहीं है। अगर किन परिवार को उसके बारे में पता चल गया तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। सुक्यू उसे चुप कराते हुए कहती है तुम्हें इसके बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैं इस मामले को खुद ही हैंडल कर लूँ। लेकिन तुम अचानक वापस क्यों आ गई। उसकी ये बात सुनकर जुईफू से कहती है हाँ ये कुछ ऐसा है कि दादाजी किसी बड़े आदमी से मिलने के लिए जियांगनिंग आए और जब वो जहाँ थे तो वो आज रात का वेडिंग इवेंट देखना चाहते, मैं तो बस उनके साथ जा रही। फिर वो थोड़ा सीरियस होते हुए उसे कहती है अच्छा तो मुझे बताओ इसके बारे में तुम्हें और कुछ कहना है मुझे। ऐसा कहती वो सू की तरफ देखने लगती है। फिर वो एकदम एक्साइटेड होते हुए उसे कहती है दरअसल मेरे पास इस मामले को लेकर एक शानदार आइडिया है। ये सुनकर सुकी उसे कहती है अच्छा तो तुम मुझे बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। जुईफू जल्दी से उसके कान के पास आकर उसे धीरे से कहती है अगर तुम्हारे इस राज के बारे में किसी को पता चलता है तो तुम बस ये कह देना कि डिलीवरी करने वाले ने तुम्हारा बलात्कार किया है। ये सुनकर सुकी उसे कहती है क्या बढ़िया विचार है, केवल आप ही इतना भयंकर सोच सकती हो। उसके ऐसा कहते ही हम हान को देखते हैं जो कहीं जा रहा होता है। हान अपने मोबाइल की तरफ देखते हुए कहता है इस विला डिस्ट्रिक्ट एरिया में कोई टैक्सी भी नहीं है। उसके ऐसा कहते ही उसके सामने आकर एक बहुत ही बड़ी और लग्जरियस कार आकर रुकती है जिसे देखकर हान हैरान हो जाता है। उस कार में से एक ओल्ड मैन बाहर आते हुए हान के आगे झुकते हुए उसे कहता है हेलो यंग मास्टर, मेरा नाम लिन किंग यून और मैं लिनलोंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स का
चेयरमैन हूँ। मैं आपको बिडिंग इवेंट में ले जाने के लिए आया हूँ। हान उसकी तरफ देखते हुए उसे कहता है, ओह हाँ, मुझे इसके बारे में ग्रैंडमा ने पहले ही बता दिया। ठीक है, बोली लगने से पहले मुझे नहाना होगा और कपड़े भी बदलने होंगे। ये सुनकर चेयरमैन कार का डोर ओपन करते हुए उसे कहता है, ठीक है जंग मास्टर, मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगा, आप निश्चित रहे। ऐसा कहते ही वो कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें बिडिंग इवेंट का सीन दिखाया जाता है। उस इवेंट को अटेंड करने के लिए बहुत सारे लोग आए होते हैं। हान उन सबको देखकर कहता है, अरे वाह, आज रात जहाँ बहुत सारे लोग। ऐसा कहते ही हम जुईफू को देखते हैं। जुईफू उसे वहाँ देखकर हैरान हो जाती है। हान को बुलाते हुए कहती है, ओए तुम वही सुक्यू वाले डिलीवरी बॉय हो ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर वो हैरान होते हुए उसे कहती है, रुको, मुझे ये मत कहना कि तुम यहाँ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो। हान उसे कुछ कहने ही वाला होता है कि वो जल्दी से जाकर उसकी आंख को पकड़ते हुए उसे कहती है, तुम जल्दी से मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अगले ही पल वो उसे साइड में जाते हुए कहती है, मैं सबसे पहले तो तुम्हें ये बता दूं कि सुक्यू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और अब वो तुम्हारी वजह से प्रेग्नेंट। अगर उस बच्चे के जन्म लेने के बाद हमने जिम्मेदारी नहीं ली तो मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगी। ये सुनकर हान हैरान होते हुए उसे कहता है, क्या तुम बच्चे के बारे में बात करी हो? मैंने तो सोचा कि उसने इससे छुटकारा पा लिया है। ये सुनकर जुईफू उसे चिल्लाकर कहती है, ये तुमसे किसने कहा कि उसने ऐसा किया? उसने मुझे ये कहा कि वो उस बच्चे को जन्म देना चाहती है। क्या? हान अचंभित होते हुए उसे कहता है, तुमने अभी अभी क्या कहा? क्या कल उसकी सर्जरी नहीं हुई? उसे चुपचाप खड़ा देख जुईफू उसे कहती है, मैं तुमसे एक बार फिर से कह रही हूँ, अगर तुम उससे दूर जाने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगी। ऐसा कहते ही वो अपने पैर को हान के पैर पर मार देती है, जिसकी वजह से हान अपने पैर को पकड़कर चिल्लाने लगता है। फिर वो वहाँ से चले जाती है। उसके बाद बिडिंग इवेंट चालू हो जाता है। अगले पल हम होस्ट को देखते हैं जो कहता है, देवी और सज्जनों, बिडिंग इवेंट शुरू होने वाला है, प्लीज अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। उसके बाद हम हान को देखते हैं जो हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो बच्चे से छुटकारा नहीं पा सकी। बेहतर होगा कि मैं जल्दी से यहाँ से काम खत्म करूँ और उसे ढूंढूं। तभी उसके पीछे एक लड़की आते हुए उसे कहती है, हेलो जंग मास्टर, मैं आपकी असिस्टेंट हूँ, मेरा नाम ली जूजू है, मुझे चेयरमैन लिंद द्वारा आपके लिए असाइन किया गया है। ये सुनकर हान उसे कहता है, ठीक है, बिडिंग जल्दी ही शुरू होगी, तुम मेरे साथ चलो। उसके ऐसा कहते ही कोई वहाँ आकर दरवाजे पर जोरदार लात मारता है, जिसकी वजह से सभी हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। उसके बाद हमें दरवाजे के पास 3 इंसान दिखाए जाते हैं। उनमें से एक कहता है, दोस्तों, आज का बिडिंग इवेंट न्यू डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के लिए है और किन परिवार इसका दावा करता है। मुझे आशा है कि आप सभी हमें सम्मान देंगे, अन्यथा आप सभी को इसके परिणामों को झेलना होगा। फिर हमें उस फैटी के बारे में बताया जाता है। उसका नाम किनलेई है, जो किन परिवार का सबसे बड़ा जंग मास्टर है। हान उस फैटी की तरफ देखकर ली जूजू से कहता है, ये फैटी कौन है? ली जूजू फैटी की तरफ देखकर उसे कहती है, ये जांगिंग के सबसे अमीर पार्लियामेंट से एक है, वो आज रात हमारे सबसे बड़ा राइवल है। हान ये सुनकर उसे कहता है, क्या राइवल? वो आदमी सोचता है कि वो मुझसे कॉम्पिटिट कर सकता है। ये सुनकर ली जूजू से कहती है, किन परिवार न्यू डिस्ट्रिक्ट की परियोजना शुरू करने की प्लानिंग कर रहा है। अगर वो सू परिवार के साथ मिलकर काम करे तो वो सू परिवार को मुश्किलों से बाहर निकाल सकता है। ये सुनकर हान को फैटी की बात याद आती है, जब उसने कहा था, लेकिन वो अमीर लड़का, वो ना सिर्फ बदसूरत है बल्कि पूरी तरह से कूड़े की तरह रहता है। मिस सू का कितना बड़ा नुकसान होगा। ये तो ऐसा है कि जैसे किसी सुअर को फूल खाते हुए देखना। ये सोचकर हान कहता है, किन परिवार? क्या वो वही है जिससे सुक्यू की एंगेजमेंट हुई है? तो मुझे इसकी आज रात खास खातिरदारी करनी होगी। उसके बाद होस्ट उन्हें कहता है, जहाँ पर आए सभी गेस्ट को मैं बता देना चाहता हूँ कि अगली बोली न्यू डिस्ट्रिक्ट में लाट 053 के लिए है। ये सुनकर वहाँ सभी बैठे हुए लोग आपस में बात करने लगते हैं, जिनमें से एक व्यक्ति कहता है, ये वही है जिसको हर कोई पाना चाहता है। उसके ऐसा कहते ही हम फैटी को देखते हैं जो बिडिंग बोर्ड को उठाते हुए कहता है, मैं इसके लिए 500 मिलियन की बोली लगाता हूँ। फैटी को इतनी बड़ी बोली लगाते देख सभी हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक व्यक्ति फैटी की तरफ देखकर हैरान होते हुए कहता है, इन फैमिली ने सीधा 500 मिलियन से स्टार्ट किया है। उसके पीछे ही बैठा हुआ व्यक्ति कहता है, ऐसा लगता है कि वो इसे जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसकी ये बात सुनकर उसके सामने बैठा हुआ व्यक्ति उसे कहता है, ये तो ऐसा होना ही था। इन परिवारों सू परिवार के बीच मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कौन किन परिवार का सामना करने की हिम्मत करेगा। उसके ऐसे कहते ही हम हान को देखते हैं जो 600 मिलियन की बिट लगा देता है, जिसे देखकर वहाँ सबको जोरदार झटका लगता है। वो सभी हान की तरफ देखकर हैरान होते हुए कहते हैं, किन परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत कौन करता है? क्या ये मरने से नहीं डरता? वो आदमी जियांगनिंग का नहीं लग रहा, शायद उसे किन फैमिली के बारे में नहीं। इसमें कोई शक नहीं है कि वो इतना ना समझ है। उसमें तो किन परिवार के खिलाफ जाने की भी हिम्मत है। वो प्रोजेक्ट लगभग किंग फैमिली के लिए पक्का था, अब वो इसे हाथ से जाने नहीं देंगे। फैटी उसे बोली लगाते देख बहुत गुस्से में आ जाता है।
वो अपनी थाई के ऊपर पंच मारते हुए अपने दांतों को पीसते हुए उसे कहता है, तुम कौन हो? क्या तुम जानबूझकर मुसीबत ढूंढ रहे हो? ये सुनकर हान उसे कहता है, ये एक नीलामी है जहाँ सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला जीतता है। क्या तुम्हें कोई मसला है? फैटी उसे घूरते हुए कहता है, क्या तुमने मुझे ये कहते नहीं सुना कि किन परिवार ये परियोजना चाहता है? ये सुनकर हान उसे कहता है, मैंने तुम्हारी बात सुनी, लेकिन इसका मुझसे क्या संबंध है? हान की ये बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक व्यक्ति कहता है, ये आदमी कौन है? वो वास्तव में किन परिवार के साथ आमने सामने जाने की हिम्मत कर रहा है? अगले ही पल फैटी चिल्लाते हुए उसे कहता है, मैं 700 मिलियन की बोली लगाता हूँ। वो ऐसा कहते ही बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। गुस्से की वजह से उसकी आंखें भी लाल हो जाती हैं। अगले ही पल हान 800 मिलियन की बोली लगा देता है। ये सुनकर फैटी और ज्यादा चिढ़ जाता है। वो सीधा आकर उसे गले से पकड़ते हुए कहता है, कमीने, जांगनिंग शहर में किन परिवार ही कानून है? क्या तुम्हें ये पता नहीं है? जो हम चाहते हैं उसे कोई नहीं छीन सकता। फिर वो हान को घूरते हुए कहता है, मैं 9 करोड़ की बोली लगाऊंगा। अगर तुम्हारी मृत्यु की इच्छा है तो तुम बोली लगाते रह सकते हो। हान उसकी ये बात सुनकर पहले तो स्माइल करता है। अगले ही पल वो 1 बिलियन की बिट लगा देता है। उससे बोली लगाते देख फैटी पागलों की तरह चिल्लाते हुए उसे कहता है, डैम इट, तुम यही मांग रहे हो? अब मैं आज रात तुम्हें काटकर कुत्तों को खिला दूंगा। ऐसा कहते ही वो जैसे ही हान को पंच मारने वाला होता है, हान उसके मुंह पर जोर से पंच मारते हुए उसे कहता है, तुम अकेले मेरा क्या कर लोगी? तुम्हारी सारी फैमिली भी मेरे सामने आ जाए तो भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हान का पंच लगने की वजह से फैटी दूर जाकर गिरता है। उसके बॉडीगार्ड चिल्लाते हुए हान की तरफ आने लगते हैं। हान अपने पास ही पड़ी हुई चेयर को उठाकर एक के ऊपर फेंकता है और दूसरे के मुंह पर जाकर जोर से किक मारता है, जिसकी वजह से वो अपने चेहरे को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फैटी अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए और हड़बड़ाते हुए उसे कहता है, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें अब मार डालूंगा। ये सुनकर हान उसे स्माइल करते हुए कहता है, हाँ, मगर ये तुम ही हो जिसे मैं मार रहा हूँ। ऐसा कहते ही वो एक गार्ड को किक मारते हुए फैटी की तरफ फेंक देता है। उस गार्ड को अपनी तरफ आते देख फैटी चिल्लाने लग जाता है। गार्ड सीधा आकर फैटी से टकराता है। इसके बाद हम फैटी को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता हो चुकी होती है। हान होस्ट की तरफ देखते हुए उसे कहता है, क्या कोई और बोली लगाने वाला है? हम होस्ट को देखते हैं जो हान के इस एक्शन की वजह से सदमे में जा चुका होता है। वो हड़बड़ाते हुए धीमी सी आवाज में उससे कहता है, नहीं, अब और कोई बोली नहीं लगा रहा। ये सुनकर हान वहाँ से जाते हुए ली जूजू से कहता है, ली जूजू, तुम साइन करो और सारे फंड्स को ट्रांसफर करना ना भूलना। मुझे कुछ जरूरी काम निपटाना है और मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहते ही वो वहाँ से चले जाता है। उसके बाद हम जुईफू को देखते हैं जो किसी ओल्ड मैन के आगे खड़ी होती है। अगले ही पल वो अपने बालों को सहलाते हुए उसे कहती है, दादाजी, आपने मुझे इतनी जल्दी में जहाँ किसे देखने के लिए बुलाया है, मैं तो नीलामी भी देखने से चूक गई। उसकी ये बात सुनकर ओल्ड मैन उसे कहता है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। जुईफू उसके आने के बाद लापरवाही से बात मत करना। मैं अभी तक उस व्यक्ति के स्वभाव को नहीं समझ पाया। ये सुनकर जुईफू उसे कहती है, आप किस तरह के बड़े शख्स हैं जो इतनी सावधानी से काम कर रहे हैं। उसके ऐसा कहते ही वहाँ एक व्यक्ति आते हुए कहता है, चेयरमैन, नीलामी समाप्त हो चुकी है। ये सुनकर ओल्ड मैन उसे कहता है, अच्छा तो क्या? जिन परिवार ने बोली। ये सुनकर वो इंसान कहता है, नहीं, कोई और ही जीता है। उसकी ये बात सुनकर चेयरमैन उसे कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। जुईफू हैरान होते हुए अपने फोन को चेक करते हुए कहती है, ये कैसे संभव है कि इन परिवार के लिए वो प्रोजेक्ट हाथ में था और उस प्रोजेक्ट को कोई और कैसे खरीद सकता है? कौन इतना साहसी होगा कि किन परिवार के मुंह से भोजन छीन लिया? उसकी ये बात सुनकर ओल्ड मैन उसे कहता है, जुईफू, ये वो व्यक्ति है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। जुईफू दरवाजे की तरफ देखकर कहती है, वो इंसान अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया? खैर, मुझे लगता है कि ये आदमी बहुत ही घमंडी है। दादाजी, मैं बाहर जाकर सुक्यू को फोन करने जा रही हूँ। ऐसा कहते ही वो वहाँ से चले जाते। अगले ही पल हम उसे देखते हैं, वो अपने मुंह में बड़बड़ाते हुए कहती है, अगर किन परिवार बोली नहीं जीत पाया तो क्या इसका ये मतलब नहीं है कि वो अभी सू परिवार के साथ सहयोग नहीं करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे सू क्यू को तुरंत इसके बारे में बताना होगा। उसका ध्यान अपने फोन में ही होता है कि वो सीधा जाकर हान से टकरा जाती है। जुईफू अपने सिर को पकड़ते हुए उसे कहती है, फिर से तुम ही क्यों हो? तुम कहाँ जा रहे हो? इसका ध्यान नहीं रखते। तुम बदबूदार खाना पहुँचाने वाले। ऐसा कहते ही वो वहाँ से जल्दी से जाने लगती है। अगले ही पल वो सुक्यू को फोन करते हुए कहती है, हेलो सुक्यू, मैं तुमसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? हान चुपचाप उसे ही खड़ा देख रहा होता है। उसके बाद वो चेयरमैन के रूम में चला जाता है। इसे देखकर चेयरमैन जल्दी से खड़ा होकर उसे कहता है, यंग मास्टर, फाइनली आप यहाँ आ ही चुके हो। हान उसे कहता है, मैंने वैसे अपना सारा काम निपटा लिया है। फिर वो बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वैसे वो महिला जो अभी अभी यहाँ से बाहर गई, वो कौन थी? ये सुनकर चेयरमैन उसे कहता है, अच्छा, वो, उसका नाम लिन जुईफू है। वो मेरी पोती है और वो अनमैरिड है। वो बहुत ही फिट और हेल्थी है और उसने आपका बहुत ही इंतजार किया यंग मास्टर। वो हर वक्त आपसे मिलना चाहती थी। ये सुनकर उस हान उसे कहता है, क्या वो मुझसे मिलना चाहती थी? रहने दो, मुझे एक
ब्रेक की जरूरत है। ऐसा कहते ही वो सोफे पर बैठते हुए चेयरमैन से कहता है, वैसे लिन के आप सुक्यू को जानते हैं? ये सुनकर चेयरमैन उसे कहता है, हाँ जंग मास्टर, वो सू परिवार की जंग लेडी है। वो सू परिवार में अपनी पीढ़ी के किसी भी व्यक्ति से अधिक सुंदर और कुलीन है। बात बस इतनी है कि सू परिवार बेटियों से ज्यादा बेटों पर अधिक ध्यान देता है, इसलिए उस लड़की को हमेशा स्पॉटलाइट से दूर रखा गया है। और इन परिवार द्वारा न्यू डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट जीतने के बाद वो सू परिवार के साथ मैरिज अलायंस बनाने जा रहे थे, लेकिन आपने उन्हें उस प्रोजेक्ट को खरीदने नहीं दिया जंग मास्टर, इसलिए ये मामला संभावित और कुछ समय के लिए डिले कर दिया गया है। ये सुनकर हान उसे कहता है, मुझे बताओ उसकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी है, उसके कितने बॉयफ्रेंड रहे हैं, उसके बारे में तुम्हें जो कुछ भी पता है तुम मुझे बता सकते हो। ये सुनकर चेयरमैन उसे कहता है, सू परिवार का पालन पोषण बहुत ही सख्त है और उस लड़की का नेचर बहुत ही जिद्दी है। वो आसानी से लोगों के साथ नहीं जुड़, यहाँ तक मुझे पता है कि उसका कभी कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं रहा। ये सुनकर हान स्माइल करते हुए उसे कहता है, अच्छा तो ये ऐसा है। तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगता है। हान अपने मोबाइल को जेब से निकालते हुए देखता है तो उसे सुक्यू कॉल कर रही होती है। इसे देखकर वो एक्साइटेड होते हुए कहता है, मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था और तुम्हारा तभी फोन आ गया। हान कॉल को पिक करते हुए उसे कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे कॉल क्यों कर रही हो, सब ठीक है ना? आगे से सुक्यू उसे कहती है, क्या तुम्हारे पास टाइम है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। ये सुनकर हान उसे कहता है, अच्छा तुम बताओ मुझे कहाँ हो, मैं तुम्हारे पास अभी आता हूँ। ऐसा कहते ही वो वहाँ से जाते हुए चेयरमैन से कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम वापस जाकर बुढ़े आदमी को रिपोर्ट कर सकते हो। ये सुनकर चेयरमैन उसे कहता है, ठीक है जो मास्टर मैं उन्हें बता दूंगा। मेरी पोती यूफू ने लंदन से रॉयल अकादमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, बिल्कुल आपकी तरह ही। उसकी ये बात सुनकर हान उसे कहता है, ठीक है मैं समझ गया, हम इसके बारे में अगली बार बात करेंगे। ऐसा कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम सुक्यू को देखते हैं जो बेंच पर बैठी हुई हान का इंतजार कर रही होती है। हान जल्दी से उसकी बताई हुई लोकेशन पर आकर उसके पास जाकर बैठ जाता है। फिर वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए आसमान की तरफ देखते हुए उसे कहता है, बच्चे के बारे में चिंता मत करो, मैं तुम्हारा और बच्चे दोनों का समर्थन करूंगा। अगर तुम शादी करना चाहती हो तो हम अभी जाकर रजिस्टर करवा सकते हैं। ये सुनकर सुक्यू उसे कहती है, क्या तुम हमारी सपोर्ट करोगे, क्या तुम इसे अफोर्ड कर सकते हो? उसकी ये बात सुनकर हान उसे कहता है, अच्छा तो मुझे ये बताओ ऐसी कौन सी चीज है जिसे अफोर्ड नहीं किया जा सकता? ये सुनकर सुक्यू उसे कहती है, क्या तुम जानते हो इसकी कॉस्ट कितनी है? हान उसे कहता है, ये 352,000 होना चाहिए है ना? जो पाशा डे कार्टियर सीरीज 22mm 18K रोज गोल्ड मॉडल में एलिटोमेटिक बाइंडिंग मूवमेंट है ना? ये वही है। उसकी ये बात सुनकर सुक्यू उसे कहती है, एक डिलीवरी बॉय के तौर पर आप एक साल में कितना कमा लेते हैं? इसके लिए तुम्हें कितने साल बिना खाए पिए कमाने की जरूरत है? उसकी ये बात सुनकर हान उसे कहता है, तो तुम पैसे को लेकर चिंता कर रही हो, तुम इसके बारे में चिंता मत करो, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए और इस बच्चे को पैदा करना चाहिए। मैं निश्चित रूप से तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को भौतिक चीजों की कमी नहीं आने दूंगा, यहाँ तक कि 3 बच्चे पैदा करने के नेशनल कॉल का पालन करने में भी कोई समस्या नहीं होगी। उसकी ये बात सुनकर सुक्यू से कहती है, क्या डींगे नाम आना तुम्हारी जान ले सकता है? उसके ऐसा कहते उसका फोन बजने लगता है। वो कॉल को पिक करते हुए फोन को अपने कान से लगा लेती है। फोन पर दूसरा व्यक्ति उसे कहता है, तो क्यों तुम कहाँ हो, जल्दी घर वापस आओ। किन हाओ घर पर शादी की बात करने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर सुक्यू कहती है, हाँ मुझे इसके बारे में पता है, मैं जल्दी ही घर आ जाऊँ। अगले पल वो फोन को कट करते हुए हान से कहती है, क्या तुम मुझे घर ले जा सकते हो? उसकी ये बात सुनकर हान उसे कहता है, हाँ मैं ऐसा जरूर करूंगा, इसमें मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो उसे बाइक के पास जाकर उसे बाइक पर बैठने को कहता है। फिर वो सुक्यू को लेकर जल्दी से घर की तरफ जाने लगता है। हम सुक्यू को देखते हैं जो इस पल को बहुत ही एंजॉय कर रही होती है और बहुत ही खुश होती है। थोड़े समय बाद वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। सुक्यू घर के अंदर जाते हुए कहती है, मॉम मैं घर आ चुकी हूँ। उसकी मॉम उसे गुस्सा होते हुए कहती है, सुक्यू तुम कहाँ थी, क्या तुम्हें पता नहीं है कि किन हाओ कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? ये सुनकर सुक्यू से कहती है, मैं टहलने के लिए थोड़ी देर बाहर गई। ऐसे ही सुक्यू की मॉम की नजर हान पर पड़ती है। वो उसे कहती है, तुम किसको अपने साथ वापस लेकर आई हो, ये कौन है? क्यों तुम्हें पता है ना किन हाओ के साथ आपकी शादी का दिन नजदीक आ रहा है। किन हाओ तुम्हारे साथ शादी के मामले पर बात करना चाहता है। उसके ऐसा कहते ही हमें सोफे पर बैठे हुए एक और पैटी को दिखाया जाता है। उसी पैटी का भाई है जिसे वोंग हान ने वेडिंग इवेंट में बिठाया था। पैटी सुक्यू को हाथ हिलाते हुए कहता है, तुम कैसी हो? उसके ऐसा कहते ही हमें उसका नाम बताया जाता है जिसका नाम किन हाओ है। वो किन परिवार का दूसरा जंग मास्टर है। जिसके साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है।